शेख हसीना दूसरी श्रेणी में आती हैं। 5 अगस्त 2024 बांग्लादेश के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन रहेगा। शेख हसीना 15 साल बाद राज करने के बाद बांग्लादेश से भागती हैं, पलायन करती हैं, वाया इंडिया लंदन की तरफ जा रही हैं, वहां रिफ्यूज मांग रही हैं। बांग्लादेश की सिचुएशन है, क्या पाकिस्तान को फॉलो करता नजर आ रहा है बांग्लादेश? क्या वजह है कि जो कंट्रीज भी हिंदुस्तान से अलग हुए, चाहे वो पाकिस्तान और फिर आगे बांग्लादेश, वो अभी तक डेमोक्रेसी नहीं आई, लेकिन इंडिया में डेमोक्रेसी है? और क्या वजह है कि हम अभी तक अपने पांवों पे खड़े नहीं हो पा रहे? आई मस्ट अप्रिशिएट इस मामले में मैं इसको इंडिया को अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने जो द ट्रूथ बेईमानी कराना, धांधली कराना, क्या ये सारे खेल किसी भी प्रधानमंत्री का तख्ता पलट सकते हैं? और शेख हसीना ने बांग्लादेश में वो सब कुछ किया जो एक तानाशाह करता है, और शायद इसी वजह से उन्हें अपना महल, अपना शहर, अपना वतन छोड़ना पड़ गया। जीवन दुभर किए हुए हैं लोगों का, और बांग्लादेश में भी हम देख रहे हैं। जून में यह सिलसिला शुरू हुआ था, पूरा जुलाई सुलगता रहा, और अब अगस्त आ गया है। ये नौबत आ गई है कि अगर शेख हसीना अपना आवास ना छोड़ती, अपना देश ना छोड़ती, तो शायद 1975 फिर दोहरा दिया जाता। तो ये सब हो क्यों रहा है साहब? थोड़ा सा जरा इसकी जड़ों की तरफ जाकर के इसको समझाइए। बहुत धन्यवाद ओमकार चौधरी जी आपका, और नुकुम जी आपको भी बहुत बहुत नमस्कार और जय हिंद। देखिए, ये जो आपका सवाल है ना, देखा जाए तो इसके ऊपर तो पूरी किताब लिखी जा सकती है, लेकिन अगर समुंदर को या दरिया को कहते हैं ना कूजे में बंद करने के हवाले से अगर मुख्तसर इसको बयान किया जाए ताकि एक लेमैन भी समझ सके और आपके दर्शक जो है वो बोर भी ना हो, तो हमें यह समझना पड़ेगा कि ये जो हुआ है, ये जो कू हुआ है, ये बिल्कुल CIA का टेक्स्ट बुक कू है। जहां पे भी CIA ने मिलिट्री कूज करवाए हैं, चाहे वो साउथ अमेरिका हो, चाहे एशिया हो, चाहे मिडिल ईस्ट हो, वहां पे यही पैटर्न फॉलो किया गया है। और वो पैटर्न क्या है? वो पैटर्न ये है कि जब इलेक्शन का टाइम आए तो उस वक्त जो है वो अपोजिशन की पार्टी, जो बड़ी पार्टी हो, उससे इलेक्शन बायकॉट का ऐलान करवाया जाए। और वो हम देखते हैं कि BNP जो है, बांग्लादेश नेशनल पार्टी ने बायकॉट का ऐलान किया। उसके बाद इस्लामिक जहादी राइट विंग ऑर्गेनाइजेशंस भी उसके साथ मिल गई और एक अपोजिशन क्लस्टर बन गया इसके खिलाफ। उसका फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि आप फिर इलेक्शन के रिजल्ट को डूबियस करार दे देते हैं। आप ये कह देते हैं कि ये इलेक्शन रिजल्ट जो है ये काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि इलेक्शन ट्रांसपेरेंट नहीं हुए और इस इलेक्शन में मेन अपोजिशन को शामिल होने ने शमूलियत नहीं की, तो इसकी लेजिटिमेसी नहीं है। इसका नतीजा आगे क्या होता है कि आप दुनिया की नजरों में ये बयानियां या ये नैरेटिव लेके आगे चलते हैं मीडिया के जरिए कि जनाब ये जो गवर्नमेंट है इसकी तो कोई लोकल स्टैंड आई ही नहीं है, ये तो लेजिट, इसकी तो कोई पॉपुलैरिटी ही नहीं है, ये तो डिक्टेटर्स की तरह आ गए हैं, ये तो मैनिपुलेट करके इलेक्टोरल कॉलेज को ये इक्तदार में। उनके ऑफिशियल रेजिडेंस से निकलने के ठीक बाद प्रोटेस्टर्स ने वहां धावा बोल दिया और उनके आलीशान घर को लूट लिया और वहां खाना भी खाया। यहां तक कि उनके पिताश्री को भी ना छोड़ा गया। पिताश्री बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति पर भी लोगों ने अपना गुस्सा निकाला। इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए यह खबर चौंका देने वाली थी। उनके मुताबिक बांग्लादेश में सिचुएशन सडनली खराब हो गई है, जबकि सच तो यह है कि हसीना की उल्टी गिनती कुछ टाइम से चल रही थी। हमने अपने पिछले एपिसोड में यही सवाल पूछा था कि क्या शेख हसीना स्टूडेंट प्रोटेस्ट के चलते अपनी सत्ता, अपनी गद्दी बचा पाएंगी या उन्हें भागना पड़ेगा। फिलहाल बांग्लादेश आर्मी ने इंटरिम गवर्नमेंट बनाने का ऐलान कर दिया है। शांति बहाल करने की कोशिश हो रही है। लोगों में उत्साह है कि बांग्लादेश को एक बार फिर से नई शुरुआत करने का एक मौका मिलेगा।
लेकिन चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी हैं। आर्मी किस प्रकार की इंटरिम गवर्नमेंट बनाएगी? बांग्लादेश में क्या फिर से डेमोक्रेसी बहाल हो पाएगी या फिर फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस का दबदबा और ज्यादा बढ़ जाएगा? यह सब जानते हैं आज के बांग्लादेश पार्ट 3 एपिसोड में। लेकिन सबसे पहले यह समझने की कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट के चलते एक रंजे हुए डिक्टेटर को क्यों कुर्सी छोड़नी पड़ी और क्यों बांग्लादेश स्टूडेंट्स ने फिर से साबित कर दिया कि तानाशाह चाहे दुनिया भर में कहीं भी हो, स्टूडेंट से वो इतना क्यों डरते हैं? क्योंकि स्टूडेंट्स एक बार अगर कुछ ठान लेते हैं तो उनके सामने चलती किसी की नहीं है। शेख हसीना की उल्टी गिनती शुरू होती है स्टूडेंट प्रोटेस्ट से, जो शुरुआत हुई थी जिसकी एक स्टूपिड कोटा सिस्टम के खिलाफ। कोटा सिस्टम शेख हसीना ने री इंट्रोड्यूस किया, जिसको पहले ही 2018 में बंद कर दिया गया था, लेकिन फिर से री इंट्रोड्यूस कर दिया गया, जो एक नॉन सोशल जस्टिस या एफर्मेटिव एक्शन पर बेस्ड कोटा सिस्टम था। जनरली जब कोटे की दरकार होती है तब कोटा इंट्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन शेख हसीना ने री इंट्रोड्यूस किया फ्रीडम फाइटर कोटा, जिसमें 30% रिजर्वेशन थे फॉर गवर्नमेंट जॉब्स फॉर फ्रीडम फाइटर्स, जिनकी टोटल गिनती 0.13% है, जिनके डिसेंडेंट्स की गिनती की जाती है। तो यह कोटा था क्या? यह कोटा था शेख हसीना अपने फेवरेट्स को, अपने लोगों को सिविल सर्विस, ब्यूरोक्रेसी और गवर्नमेंट जॉब्स में घुसाने के लिए। स्टूडेंट्स का डिमांड था कि भाई कोटा रिफॉर्म करो, ये 30% ये जो फर्जी का कोटा है इसको हटाओ। और डिक्टेटर हसीना तब कहती है कि इसको क्या जरूरत है, भाई मैटर तो कोर्ट में है, कोर्ट फैसला दे रहा है, तो आप लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हो? प्रोटेस्ट इसलिए क्योंकि शेख हसीना एक वेल नोन डिक्टेटर थी बांग्लादेश के स्टूडेंट पॉपुलेशन के लिए, खासकर की जो जानते हैं कि डिक्टेटर्स कैसे ऑपरेट करते हैं। कोर्ट हो, पुलिस हो, ब्यूरोक्रेसी हो, सब कुछ शेख हसीना के कंट्रोल में था। तो ये जो री इंट्रोडक्शन हो रहा था, यह भी शेख हसीना के इशारों पर ही हो रहा था। याद रखिए, 2018 की बात हो, 2024 की बात हो, बार बार शेख हसीना ने पॉलिटिक्स को रिग किया है, इलेक्शंस को रिग किया है, एक ऑपोजिशन मुक्त बांग्लादेश बनाने की कोशिश की है। साथ ही साथ बांग्लादेश में कोई प्रेस फ्रीडम नहीं है, फोर्स डिसअपीयरेंसेस हैं। इसके चलते स्टूडेंट्स ने कहा बस अब और नहीं, और वो आ गए सड़क पर।